बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पदबंध तथा वाक्य विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह है पाठ 15 पदबंध और वाक्य विचार। पदबंध। पदबंध का अर्थ क्या होता है? पदबंध का अर्थ होता है पदों में बंधा हुआ। ये पदबंध कहलाता है। पदबंध यानी पदों में बंधा हुआ, यानी वाक्यों का वह अंश जिसमें एक से ज्यादा पद मिलकर कई इकाइयों के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं, उन्हें पदबंध कहा जाता है। जैसे कि मेरी छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। सोनिया ने कल ताजे भुट्टे खरीदे। इन वाक्यों में रंगीन पद समूह एक व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मेरी बहन, मेरी छोटी बहन और ताजे भुट्टे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य में जब अनेक पद एक इकाई के रूप में काम करते हैं, तब उस बंधी इकाई को पदबंध कहा जाता है। पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करते हैं तो संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे कि मेरे बड़ौदा वाले मामा जी आजकल मेरठ आए हुए हैं। चौराहे पर गरीब बीमार बच्चे को देखकर मेरी आंख भर आई। कबीरदास द्वारा रचित दोहे आज भी लोग गुनगुना रहे हैं। यानी इन सभी पदों में क्या है? एक से ज्यादा संज्ञा कार्य कर रही है। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जब अनेक क्रिया मिलकर सर्वनाम का कार्य करे तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जैसे कक्षा में शरारती छात्रों में कुछ आज अनुपस्थित हैं। कठिनाई का सामना करने वाले तुम आज इतने निराश क्यों हो? मेरे परिचित लोगों में से कोई भी यहां पर दिखाई नहीं देता। तीसरा है विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताएं, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कोने में दुकान दुबका हुआ आदमी चोर है। आसपास आसमान में उड़ती चिड़िया छोटी लगती है। पिंजरे से छूटकर भागते हुए भालू को लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। दया करने वाले लोग किसी का कष्ट नहीं देख पाते। चौथा है हमारा क्रिया पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करते हैं, उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। जैसे कि सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, पानी, नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है आदि इसके उदाहरण हैं। 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। जब एक से ज्यादा पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं, वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे नदी की धारा कल कल करती हुई यह बह रही है। मिश्रा जी पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पदबंध वाक्यांश की तरह ही होते हैं, लेकिन ये वाक्य नहीं होते। पदबंध में एक से ज्यादा पदों का योग होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। अब है वाक्य यानी सेंटेंस। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनते हैं, जिससे कि हमें कुछ अर्थ समझ में आता है। वाक्य के सभी पद मिलकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इन्हें पद कहा जाता है। जैसे कि सब है भारत हम नागरिक के, ये गलत है। सही क्या है? हम सब भारत के नागरिक हैं।
घर सुंदर है बहुत हमारा, हमारा घर बहुत सुंदर है, यह सही है। यानी सार्थक पदों का ऐसा समूह जो एक अर्थ और भाव स्पष्ट करता है वही वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि राम कल गया था लेकिन आज आ भी जाएगा, तो इसमें क्या है? उद्देश्य राम है। राम उद्देश्य है क्योंकि राम यहां पर करता है। कर्ता कहो या उद्देश्य कहो, बात एक ही होती है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। उसे सूचित करने वाले शब्द उद्देश्य यानी कर्ता कहलाते हैं। कभी कर्ता एक शब्द में होता है और कभी कभी कर्ता एक से ज्यादा भी होते हैं। जैसे कि परिश्रमी बालक पढ़ रहे हैं, छोटी लड़की ज्ञान से खेल रही है। यहाँ पर परिश्रमी बालक और छोटी लड़की विषय में बात की जा रही है, यानी ये क्या है? उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अगला है विधेय। विधेय यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, पीछे का संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। यानी राम कल गया था, राम को छोड़कर कल गया था, संपूर्ण वाक्य विधेय है। यानी उद्देश्य को छोड़कर समस्त वाक्य विधेय कहलाता है। जैसे कि यहां पर देखें, परिश्रमी बालक पढ़ रहे हैं, तो परिश्रमी बालक उद्देश्य हो गए और पढ़ रहे हैं यहाँ पर विधेय, यानी उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण विधेय कहलाता है। वाक्य में कर्ता तथा कर्ता के विस्तार को छोड़कर शेष भाग विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे कि उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, लंका के अत्याचारी राजा रावण, विधेय क्या है? ने सीता का अपहरण किया था। नीति और निधि और विधि जुड़वा बहने हैं। ये पूरा वाक्य एक है लेकिन उद्देश्य इसमें अलग कर दिया, नीति और विधि, और विधेय क्या है? जुड़वा बहने हैं। उद्देश्य है मेरा छोटा भाई और विधेय है नोएडा में रहता है। उद्देश्य का विस्तार, कर्ता के साथ जब विशेषण जुड़कर उसे विस्तार प्रदान करता है उसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे लड़की ज्ञान से खेल रही है, यहां पर लड़की उद्देश्य है, और छोटी लड़की यानी ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। मतलब जब उद्देश्य जो है वो बढ़ जाता है वह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। हिरण तेज भागता है, हिरण उद्देश्य है। काला हिरण या सफेद हिरण तेजी से भागता है, तो ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार। विधेय का विस्तार, कर्म विशेषण और क्रिया विशेषण विधेय का जब विस्तार करते हैं उसे विधेय का विस्तार कहा जाता है। पंकज पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है ये विधेय है। पंकज जासूसी पुस्तक पढ़ रहा है, तो जासूसी क्या हो गई? इसमें विधेय को बढ़ा दिया, इसने विधेय का विस्तार कर दिया, यानी ये विधेय का विस्तार कहलाता है। गीता भोजन कर रही है, भोजन करना उद्देश्य है, विधेय है। और गीता धीरे धीरे भोजन कर रही है, यह विधेय का विस्तार है। वाक्य के भेद, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादि वाचक। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कर्ता के होने या करने की सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सिम्मी नृत्य करती है, मुकेश प्रतिदिन मंदिर जाता है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का निषेध हो यानी ना हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं।
जैसे पक्षी नहीं उड़ते हैं और आज सूर्य नहीं निकलेगा। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, विनय, अनुरोध आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम कल कॉलेज जाओगे, आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ो। ये आज्ञासूचक शब्द हैं, यानी ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न की सूचना, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का बोध होता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वैभव कहाँ गया था, नवीन कल आया या नहीं, ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना आदि के भाव प्रकट होते हैं वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, सदा सुखी रहो इत्यादि। छठा है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे संभव है आज वर्षा हो, शायद आज वह आएगी, इसके उदाहरण हैं। छठा है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वह संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा आदि इसके उदाहरण। आठवां विस्मयादृक्त वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, नफरत आदि का भाव पता चलता है वह विस्मयादृक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हाय बेचारा लुट गया, अरे वाह शाबाश ये तुमने कर दिखाया, इसके उदाहरण हैं। अब है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता और एक ही विधेय। सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें वाक्य में मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, सरल वाक्य कहलाता है। मैंने खाना खा लिया, मैं कल नहीं जाऊंगा या कल जाऊंगा, इसका उदाहरण है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, योजक या समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज मैं बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं गया, इसमें इसीलिए ने आपस में वाक्य को जोड़ा। वह कांप रहा था क्योंकि जाड़ा पड़ रहा था, यानी क्योंकि शब्द ने इन दोनों को आपस में जोड़ रखा है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस लड़के को सर्वाधिक अंक मिले वह मेरा मित्र है आदि इसके उदाहरण हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनते हैं? सरल वाक्य है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। मिश्रित वाक्य है वह फल खरीदने बाजार गया जहां से उसने फल खरीदे। यहां पर जहां से ये मिश्रित वाक्य बन गया। मैंने अंधे व्यक्ति को साइकिल चलाते देखा। मैंने अंधे व्यक्ति को देखा जो साइकिल चला रहा था। छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे। जब छुट्टियां होंगी तो हम मैसूर जाएंगे। ये मिश्रित वाक्य है। अब है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य है बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। संयुक्त वाक्य है मैं बीमार था इसीलिए स्कूल नहीं जा सका। सूर्योदय होते ही चारों ओर उजाला फैल जाता है। सूर्योदय हुआ और चारों ओर उजाला फैल गया। मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आया। मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आई। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्यों का बनाना। संयुक्त वाक्य है मैं ऑफिस से आई और काम करने लग गई।
माँ ऑफिस से आई और काम करने लग गई। माँ ऑफिस से आते ही काम करने लगी। विपुल सोकर उठा और कसरत करने लगा। विपुल उठते ही कसरत करने लगा। करुणा बीमार है इसीलिए विद्यालय नहीं आई। करुणा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आई। अब है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य है, जैसे ही घंटी बजी बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। यह मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य है, घंटी बजते ही बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। मिश्रित वाक्य है, जो परिश्रमी बालक है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सरल वाक्य है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यहां इतनी भीड़ है कि दम घुटा जा रहा है। यहां भीड़ के कारण दम घुटा जा रहा है। यह सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनेंगे। मिश्रित वाक्य है, जब मेहमान आ गए तो केक कटेगा, केक काटा गया। संयुक्त वाक्य है, मेहमान आ गए और केक काटा गया। दूसरा है, जैसे ही रुचि आई नीतू चली गई। यह मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, रुचि आई और नीतू चली गई। मिश्रित वाक्य है, अंजलि ने इतना मजेदार चुटकुला सुनाया कि सभी हंसने लगे। संयुक्त वाक्य है, अंजलि ने चुटकुला सुनाया और सभी हंसने लग गए। आइए इस पाठ की समाप्ति पर हम इसे संक्षिप्त में दोहरा लें। वाक्य में जब अनेक पद एक इकाई के रूप में काम करते हैं तो उसे पदबंध कहा जाता है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहा जाता है। शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।